अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक कार्डिक साइकिल है। ये कंटिन्यूशन है लास्ट लेक्चर की। और इन ये जो लेक्चर है, ये जो स्लाइड्स हैं, इस पीपीटी फाइल में कार्डिक साइकिल को बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया है। मैं इस हक में नहीं था कि मैं इतना एक्सटेंसिवली डिस्कस करूं, लेकिन मैं उसमें से जो बहुत काम की बातें हैं वो सारी तकरीबन डिस्कस करूंगा, ताकि ये ना हो कि कोई चीज़ बीच में से रह जाए और आप बाद में कभी पढ़ें तो आपको समझ नहीं आए। तो लेकिन इस लेवल पे जो आपका लेवल है उस लिहाज से कुछ ज़्यादा बातें लिखी गई हैं, लेकिन स्टिल मैं उसको तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करूँगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव ना हो जाए कि आपको याद ना रहे। कार्डिक साइकिल इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हार्ट बीट। और इस कार्डिक साइकिल को हम ग्राफिकली भी हम इसको डिनोट कर लेते हैं, और ग्राफिकली भी हमने इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है। और काफ़ी सारे ग्राफ्स बने गए हैं, कार्डियक साइकिल पे बनाए गए हैं ओवर दीज ईयर्स। लेकिन मैं उन ग्राफ्स पे आपको नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि उन ग्राफ्स पे आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको जनरली कॉन्सेप्ट आ गया तो आपको इशू नहीं होगा। और वो ग्राफ किस तरह बनता है, वो एक्चुअली जुगुलर वेनस प्रेशर के थ्रू वो ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है। इनिशिएटेड बाय जनरल, ये आपको पता है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो होता है ऐसे नोड में, मैंने आपसे लेक्चर में भी डिस्कस किया था। एट्रिया एक्ट एज प्राइमरी पंप्स फॉर वेंट्रिकल्स, एंड वेंट्रिकल प्रोवाइड मेजर सोर्स ऑफ पावर फॉर मूविंग द ब्लड थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम। आई थिंक आपको ये बात समझ आ जाएगी कि प्राइमरी जो पंप्स हैं वो एट्रिया हैं जो वेंट्रिकल्स को ब्लड दे रहे हैं, और फिर वेंट्रिकल्स वो पंप्स हैं जो आपके पूरे वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड पहुंचा रहे हैं। कैसे? वो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में दे रहे हैं, और एओर्टा पूरे सिस्टम में शिफ्ट कर रहा है। ठीक है। टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में अगर एक बीट होगी तो 60 सेकंड्स में 72 बीट्स होंगी। 72 बीट्स, ये देख लीजिए, ये कार्डिक साइकिल का पूरा उन्होंने टाइम दे दिया है। लेकिन मैं इन चीज़ों पे आपको एमसीक्यूज नहीं दूंगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं वैल्यूज़ पे आपको एमसीक्यूज नहीं दूंगा। हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर, ये बात भी हम कर चुके हैं सिस्टली और डायस्टली पे। एक्चुअली कार्डियक साइकिल में ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन चलो डिस्कस हुई नहीं है तो डिस्कस कर लेते हैं कि सिस्टली और डायस्टली पे हैं। ये दो चीज़ें हैं जो हार्ट बीट में इंक्लूडेड हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो सिस्टली में क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होती है। डायस्टली में क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है आपका चैम्बर और वो रिसीव करता है ब्लड को। ठीक है। तो फिर डायस्टली और सिस्टली दो कंपोनेंट्स हैं आपके हार्ट बीट के। ठीक है। और डायस्टली में एक्चुअली रिलैक्सेशन होती है और फिलिंग होती है। ठीक है। तो सिस्टली कितना टाइम लेती है, देख लीजिए कि सिस्टली जो है वो 0.3 सेकंड्स लेती है, डायस्टली जो है 0.5 सेकंड्स लेती है। कुल मिला के 0.8 सेकंड हुआ, तो 0.8 सेकंड में आपकी एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है, और इसलिए 60 सेकंड्स में आप 72 टाइम्स आपका हार्ट आइडियली बीट करना चाहिए। अच्छा, वेरियस चेंजेस अकर डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ, ये इसको देख लीजिएगा, इसमें कोई इतना ऐसी बात नहीं है जो आपने ना पढ़ी हो। डिवीजन क्या है जी कार्डियक साइकिल की? जनाब, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है। एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी तो हम कहेंगे एट्रियल सिस्टली एंड डायस्टली। वेंट्रिकल रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल को हम कह देंगे वेंट्रिकुलर डायस्टली। और अगर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एट्रिया इजेक्ट करेगा ब्लड को, वेंट्रिकल इजेक्ट करेगा, तो हम कह देंगे वेंट्रिकुलर सिस्टली। ये ग्राफ्स जो हैं, ये इनको आप छोड़ दीजिए, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो ऐसे बहुत मुश्किल बनाए हुए हैं इधर। डिवाइडेड इनटू 7 फेजेस। अच्छा जी, ये 7 फेजेस में डिवाइड किया गया है कार्डियक साइकिल को। अब ये यहाँ से एक्चुअल आपका लेक्चर स्टार्ट होगा। एट्रियल सिस्टली से स्टार्ट होगा। आइसोवॉल्मिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन, रिड्यूस वेंट्रिकुलर रिजेक्शन, आइसोवॉल्मिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब एक बात को यहाँ पे जहन नशीन कर लें, मैं इनको एक एक दफ़ा डिस्कस करूंगा। इन 7 फेजेस को एक एक दफ़ा डिस्कस करना है हमने आगे। ठीक है। जो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन है एंड रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन है, इसको हम यूं भी कह देते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर रिजेक्शन एंड स्लो वेंट्रिकुलर रिजेक्शन। कई बुक्स में इन दोनों को इकट्ठा लिखा गया होता है। वेंट्रिकुलर इजेक्शन को लिखा गया होता है, रैपिड रिड्यूस को डिस्कस नहीं किया गया होता। 6-7 को भी इसी तरह देख लें, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग, कहीं स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग भी लिखा होगा, लेकिन इस 6-7 को भी उन्होंने वेंट्रिकुलर फिलिंग ही लिखा हुआ होगा। तो अगर इन दोनों दोनों को एक एक बना दें तो टोटल 5 फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल बनता है। तो कई बुक्स में 7 फेजेस की बजाय 5 फेजेस को डिस्कस किया होगा, 7 फेजेस को डिस्कस नहीं किया गया होगा। अच्छा, अब ये जो 7 कार्डियक फेजेस ऑफ साइकिल के फेजेस हैं, उसमें सिस्टली के कितने फेजेस हैं, डायस्टली के कितने फेजेस हैं, देख लीजिए। सिस्टली के आइसोवॉल्यूमेट्रिक, मैं बताऊंगा ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, आगे हमने इसी को डिस्कस करना है। रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन। देखें, सिस्टली क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है,
ब्लड बाहर पुश हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। सब में देख लो कॉन्ट्रैक्शन ही है, रैपिड इजेक्शन में भी तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, स्लो इजेक्शन में भी तो कॉन्ट्रैक्शन ही हो रही है ना, ठीक है, आइसोवॉल्यूमिक। लेकिन जो डायस्टली है उसमें सारा कुछ रिलैक्सेशन है और उसमें सिर्फ ब्लड फिलिंग है, बस उसमें आप ब्लड रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आइसोवॉल्यूमिक, वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड स्लो फिलिंग एंड एट्रियल सिस्टली। एट्रियल सिस्टली में अगर आप देखें तो एट्रियल सिस्टली में एट्रिया की तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन वेंट्रिकल तो रिसीव कर रहा है ना, वेंट्रिकल तो रिसीव कर रहा है, वेंट्रिकुलर तो फिलिंग हो रही है, दैट्स व्हाई हम उसको डायस्टली में ही इंक्लूड करते हैं। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अब आपने गौर से देखना है और सुनना है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारा, इसमें देख लीजिए उन्होंने 5 फेजेस में कन्वर्ट कर दिए, तो यहां पे परेशान ना होइएगा, उन्होंने 5 फेज में कन्वर्ट कर दिए, यहां पे वो जो 7 फेजेस थे उनको 5 में ले आए हैं। इस स्लाइड पे पूरा कार्डियक साइकिल आपका डिपेंड करेगा, तो इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला फेज हमने क्या दिया है जी, एट्रियल सिस्टली। एट्रियल अगर सिस्टली होगी तो क्या मतलब है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ना, तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल में, ठीक है। तो अगर एट्रियल सिस्टली हो रही है तो डायस्टली किसकी हो रही है, वेंट्रिकल की, ठीक है। एट्रियल सिस्टली हो रही है, एट द सेम टाइम वेंट्रिकुलर डायस्टली हो रही है, बिकॉज वेंट्रिकल रिलैक्स है एंड फिलिंग हो रही है ब्लड की। कहां से ब्लड आ रहा है, एट्रिया से। एट्रिया से अगर ब्लड को वेंट्रिकल में आना है तो उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एवी वेल्व का ओपन होना इंपॉर्टेंट है। कौन सा वेल्व है जी, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, राइट साइड पे राइट हार्ट में ट्राइकस्पिड, लेफ्ट हार्ट में माइट्रल्स, ठीक है। तो फिर ये देख लीजिए, जब एट्रियल सिस्टली होगी तो आप देख लीजिए एवी वेल्व ओपन लिखा हुआ है, बट सेमिल्यूनर ओपन नहीं है, क्योंकि हम तो अभी कह रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टली में है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सेमिल्यूनर वेल्व ओपन होंगे और ब्लड आपका राइट हार्ट से जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और लेफ्ट हार्ट से एओर्टा में जाएगा। तो वेंट्रिकल इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, इसलिए सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज्ड हैं, सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वेंट्रिकुलर डायस्टली हो रही है, वेंट्रिकल रिसीव कर रहे हैं। तो एट्रिया से वेंट्रिकुलर में ब्लड आने के लिए आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर जो गेट्स हैं, जो दरवाजे हैं, जिनका नाम हमने एवी वेल्व्स दिया है, जिनका नाम ट्राइकस्पिड है एंड माइट्रल्स हैं, उनका ओपन होना जरूरी है। दैट्स व्हाई आप यहां पढ़िए एवी वेल्व ओपन, सेमिल्यूनर क्लोज्ड। ये बात गौर से समझ लीजिएगा, इसको दोबारा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आए इस पे तो आप मुझसे क्लास में दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम पूछते हैं स्टेटस ऑफ वेंट्रिकल क्या है, देख लीजिए जो बात मैंने आपको समझाई है वही बात यहां पे एक्सप्लेन्ड है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, पंप किया ब्लड ने, वेंट्रिकुलर्स ऑलरेडी पार्शली फिल्ड थे, उन्होंने 30% ऑफ ब्लड भी रिसीव कर लिया। ये बात मैं आपको पहले कर चुका हूं, जरा रिकॉल कीजिए क्या कहा था मैंने आपको। इन्होंने 30% लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था कि जो अमेरिकन बुक्स हैं उनमें 1280 लिखा हुआ है, लेकिन ये रेशो आगे पीछे हो सकती है। मैंने आपसे क्या कहा था कि बिफोर इवन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, आपका पहले मिली सेकेंड में जैसे ही एवी वेल्व ओपन होता है 80% ब्लड आपका आ चुका होता है आपके वेंट्रिकल्स में। दैट्स व्हाई मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये समझाया था, लेक्चर के दौरान, कि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन हो या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में कोई डिफेक्ट हो या एट्रियल हार्ट जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो, एट्रिया आपका सही तरह सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन ना भी करना हो, तो ये फेटल नहीं है, आपकी डेथ नहीं होती। वाई, इसकी बात यहां पे आज प्रूव हो गई। क्यों, क्योंकि एट्रिया से आपका इवन सिस्टली से पहले ही मिली सेकेंड में जो आपका ब्लड है वो ऑलरेडी आ चुका होता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल उसको आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो, री एंट्रेंट टेकिकार्डिया हो, एट्रियल फिब्रिलेशन हो, आपके पास फिर भी 24-48 घंटे 72 घंटे होते हैं कि जिसमें हम मैनिपुलेट कर लेते हैं पेशेंट को, अनटिल अनलेस कोई कोमॉर्बिडिटी ना हो, वो ऑलरेडी कोई स्ट्रोक ना हुआ हो, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर ना बढ़ा हो, अदर वाइटल्स जो हैं वो डिरेंज हो। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में फिर भी आपके पास टाइम होता है, लेकिन वेंट्रिकुलर प्रॉब्लम्स में आपके पास टाइम नहीं होता, बिकॉज वेंट्रिकुलर हार्ट तो ऑब्वियसली जो वेंट्रिकुलर चैम्बर्स हैं उनसे तो ब्लड सिस्टम्स में जा रहा है, और सिस्टम्स में अगर ब्लड ना जाए तो वो तो फॉरन कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो इसलिए एट्रिया से ग्रेविटी से ही पहले मिली सेकेंड में ऑलमोस्ट 70-80% ब्लड जो है वो आपके आ चुका होता है वेंट्रिकल में, लेकिन एट्रियल सिस्टली से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से रिमेनिंग जो ब्लड है वो आ जाता है, जिसको यहां पे 30% लिखा गया है एंड अप्रोक्सीमेटली 130 ml लिखा गया है। पहली बात हो गई, एट्रियल सिस्टली हो गई, वेंट्रिकल ने सारा ब्लड रिसीव कर लिया, वेंट्रिकुलर डायस्टली भी हो गई। अब क्या हो रहा है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन तक क्या मतलब है, आप जरा ये स्टेटस ऑफ वेंट्रिकुलर एट्रिया की जरा ये लाइन पढ़िए, इसी के सामने आके लाइन पढ़िए जो आखिर में क्या लिखा हुआ है, ये
वेंट्रिकुलर वॉल्यूम अनचेंज्ड। ये देख लीजिए इसी के सामने आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के सामने देखिए, क्लोज क्लोज के आगे सेकंड लाइन देखिए, सेकंड पॉइंट, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम अनचेंज। इसी का मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक है कि आपका इस फेज में, जिसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कह रहे हैं, वेंट्रिकल में कोई वॉल्यूम चेंजिंग नहीं आ रही। दैट इज वाई हम कह रहे हैं आइसो सिमिलर वॉल्यूम, सिमिलर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। क्या मतलब है वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा? इसलिए दोनों वेल्व्स तो आपके क्लोज हैं, तो ना आप ब्लड रिसीव कर रहे हैं, ना ब्लड आप कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर फेंक रहे हैं वेस्कुलर सिस्टम में। दैट मींस आपका वॉल्यूम अनचेंज्ड है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, राइट? तो फिर आपने अब ना ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा में पुश किया है, ना ही सिस्टली हुई, ना ही वेंट्रिकल फिल हो रहे हैं, ना ही वेंट्रिकुलर डायस्टली हुई, ना डायस्टली है ना सिस्टली है। इसलिए वॉल्यूम अनचेंज्ड है, इसलिए उसको आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देखें अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वेंट्रिकल्स बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल मसल इनिशियली शॉर्टन्स ओनली अ लिटिल बट इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस शार्पली। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में कुछ नहीं हो रहा सिवाय इसके कि आपके कॉन्ट्रैक्शन अभी स्टार्ट हुई है और प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ है। देखें मेरी बात सुने, अगर आपने किसी चीज को कहीं ट्रांसफर करना है, खास तौर पे वॉल्यूम ऑफ ब्लड को, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को, तो उसको हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक लेके जाना पड़ेगा, तो ही तो वहां जा पाएगा आपका फ्लूइड, तो ही तो फ्लूइड मूवमेंट हो पाएगी, ठीक है, तो ही तो डिफ्यूजन हो पाएगी, ठीक है। सो फिर आपको अगर कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, सक्सेसफुल सिस्टली करवानी है वेंट्रिकल की, तो वेंट्रिकल का प्रेशर जो है, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर आपको पल्मोनरी आर्टरी से ज्यादा करना पड़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर आपको एओर्टा से ज्यादा करना पड़ेगा, तो ही आप अपना ब्लड सिस्टम में या पल्मोनरी आर्टरी में पुश कर सकते हैं। इसलिए आपको इस प्रेशर को बढ़ाने के लिए आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज अल्लाह ताला ने रखा है। तो उसमें एक्चुअली आपका प्रेशर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, और वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि वो एओर्टा से बढ़ जाता है, और फिर आपका वाल्व ओपन होता है, और फिर आप ब्लड को एओर्टा में पुश कर देते हैं, और एओर्टा आपके पूरे बॉडी में पुश कर देता है। तो फिर दैट इज आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकुलर इजेक्शन क्या है, अब इस पे आ जाएं। वेंट्रिकुलर इजेक्शन जो है, देखें इसमें सिर्फ वेंट्रिकुलर अब क्या कर रहा है, ब्लड इजेक्ट कर रहा है, ठीक है। ब्लड इजेक्शन उसने कभी पीछे तो नहीं करनी ना, रीगर्जिटेशन तो नहीं करवानी उसने, एट्रिया में तो ब्लड इजेक्ट नहीं करना। इजेक्ट कहां करना है, राइट वेंट्रिकल कहां इजेक्ट करता है, पल्मोनरी आर्टरी में। लेफ्ट वेंट्रिकल कहां इजेक्ट करता है, एओर्टा में। तो फिर आपको वो गेट जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है, उस गेट का क्या नाम रखा था हमने, पल्मोनिक वाल्व, ठीक है। सो पल्मोनिक वाल्व का ओपन होना भी जरूरी है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में कौन सा गेट था, एओर्टिक वाल्व। तो फिर इन दोनों वाल्व्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेमील्यूनर वाल्व्स। तो सेमील्यूनर वाल्व्स का ओपन होना जरूरी है for the cause of systole of ventricle to eject the blood which was received by ventricle from atria. So फिर इसलिए सेमील्यूनर वाल्व्स का देखिए क्या लिखा हुआ है वेंट्रिकल इजेक्शन में, सेमील्यूनर वाल्व्स ओपन है, ठीक है, बात इतनी मुश्किल नहीं है। प्रेशर इन लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल एक्सीड्स प्रेशर इन एओर्टा। देखें जो बात मैंने अभी आपको समझाई वो यहाँ लिखी गई है। इजेक्शन उन्होंने बिल्कुल वो भी लिख दिया है, कितना कितना किस किस में होगा। आप जरा देखिए, राइट वेंट्रिकल प्रेशर इन एओर्टा 80 mmHg और pulmonary artery 10 mmHg। इजेक्शन इज रैपिड एट फर्स्ट, स्लोइंग डाउन एज सिस्टली प्रोग्रेसेस। तो फिर हमने ये बात अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ी थी, आप जरा पीछे पढ़िए, दोबारा रिकॉल कीजिए। यहां देखिए, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, यहां पे उसको इकट्ठा लिखा गया है और उसके फेजेस को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर दिया गया मेरे ख्याल से। हाँ, ये इस तरह अगर मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। वो मेरे ख्याल से वो शो नहीं हो रहा था उस तरह से। अब थोड़ा सा मैंने जूम इन कर दिया, ठीक है। ये देख लीजिए, अब जरा पढ़िए। प्रेशर लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल एक्सीड्स प्रेशर इन एओर्टा 80 mmHg एंड पल्मोनरी आर्टरी 10 mmHg। इजेक्शन इज रैपिड एट फर्स्ट, स्लोइंग डाउन। तो इसका मतलब है कि जो इजेक्शन फेज है, जो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज है, उसके दो पार्ट्स हैं, उसमें स्लो इजेक्शन भी है, रैपिड इजेक्शन भी है। और हमने क्या कहा कि इजेक्शन इज रैपिड एट फर्स्ट, पहले मिली सेकेंड में मैक्सिमम ब्लड आउट हो जाएगा, और बाकी जो सेकेंड फेज होगा उसमें बहुत कम ब्लड रह जाएगा, वैसे ही तकरीबन 30% रह जाता है। तो सेकंड फेज ऑफ इजेक्शन जो है उसमें
रिमेनिंग 30% इजेक्ट होता है। अच्छा जी, अब आ जाएं वापस। वेंट्रिकल इंजेक्शन पढ़ लिया, 3 फेजेस पढ़ लिए, और 3 फेजेस में हमने ये देखा कि वेंट्रिकल इंजेक्शन के 2 पार्ट्स हैं, 2 सब डिवीजन हैं, तो टोटल 4 फेजेस हमने पढ़ लिए। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल ने ब्लड इजेक्ट कर दिया, अब उन्होंने क्या करना है? ऑब्वियसली रिलैक्स करना है। क्यों रिलैक्स करना है? सोचो, क्योंकि रिलैक्स करेंगे तो चैम्बर्स में जगह बचेगी, चैम्बर्स में जगह आएगी, चैम्बर्स पेटेंट हो जाएंगे, चैम्बर्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा। क्यों साइज इंक्रीज करना है हमने? क्यों हमने उसको डायलेशन करवानी है? क्यों हमने उसको रिलैक्स करवाना है? ताकि हम दोबारा से वेंट्रिकल में ब्लड रिसीव कर सकें आफ्टर एट्रियल सिस्टोली। दैट्स व्हाई आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी अब वेंट्रिकल की। तो वो जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी वेंट्रिकल की, उसमें होगा क्या? उसमें फिर वही बात, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है। जरा पढ़ो आगे। दोनों वेल्व्स बंद हैं, देखो जरा, दोनों वेल्व्स बंद हैं, देखो एवी वेल्व भी बंद है, और ये देखिए अब देखो आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन में दोनों वेल्व क्लोज्ड है। ठीक है, जब क्लोज्ड है तो वॉल्यूम अनचेंज्ड है, वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा, ना इजेक्शन ना फिलिंग, तो फिर इसे क्या कहोगे? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, चलो अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? वेल्व्स क्लोज एज वेंट्रिकल्स रिलैक्स एंड प्रेशर विद इन वेंट्रिकल ड्रॉप्स बिलो 120 mmHg। हमने इसमें प्रेशर को ड्रॉप करना है। अच्छा, हमने इसमें प्रेशर को ड्रॉप क्यों करना है? जाहिर है इसमें प्रेशर ड्रॉप होगा, एट्रिया की निस्बत इसमें प्रेशर ड्रॉप होगा तो ही तो हम ब्लड रिसीव कर पाएंगे। प्रेशर ड्रॉप होगा तो ही तो डायलेट होगा वेंट्रिकल, प्रेशर ड्रॉप होगा तो ही तो मसल रिलैक्स होंगे, प्रेशर ड्रॉप होगा तो चैम्बर में जगह बचेगी, जगह आएगी, वो जगह आएगी तो ही तो हम ब्लड रिसीव कर पाएंगे फ्रॉम एट्रिया। दैट्स व्हाई प्रेशर का ड्रॉप होना जरूरी है। कहां, किसकी निस्बत? एट्रियल प्रेशर की निस्बत। ठीक है, ताकि एट्रियल प्रेशर की निस्बत हमारा वेंट्रिकल का प्रेशर ड्रॉप होगा तो फिर एट्रियल सिस्टली होगी, एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टली करवाएगा, और आपको ब्लड रिसीव करवा देगा आपके वेंट्रिकल में। और फिर इस वक्त कोई भी वाल्व अभी तक ओपन नहीं है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में। फिर आखिरी बात पढ़ो इसमें, दिस एंड्स वंस वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स बिलो एट्रियल प्रेशर एंड एवी वेल्व्स ओपन। जब प्रॉपर तरीके से सारा प्रेशर डाउन हो जाएगा एट्रिया से, एवी वेल्व ओपन हो जाएंगे, एवी वेल्व ओपन होंगे और एट्रिया फिलिंग करना शुरू कर देगा आपके वेंट्रिकल की। लेकिन अभी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने कहा है ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक है, सिमिलर वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम अनचेंज्ड है। नीचे पढ़ो, pumps blood to the rest of the body। ये तो बाद की बात है, obviously it will pump blood to the rest of the body after ejection of blood from the ventricles। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही बात है कि इसमें जो वॉल्यूम होगा वो अनचेंज्ड होगा। रिलैक्सेशन तो हो रही है, प्रेशर ड्रॉप तो हो रहा है, लेकिन कोई वेल्व ओपन नहीं है। कोई वेल्व ओपन नहीं है, इसका क्या मतलब है? ना इजेक्शन है, ना रिसीविंग है, ना सिस्टली है, ना डायस्टली है। ठीक है, अच्छा वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या चीज है? वेंट्रिकुलर फिलिंग में ये होता है, अब हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने वेंट्रिकुलर इजेक्शन पढ़ा था। ठीक है, अब ये देखो, ये हमने थर्ड पे वेंट्रिकुलर इजेक्शन पढ़ा था और हमने कहा था इसके 2 फेजेस हैं। कौन कौन से 2 फेजेस पढ़े थे हमने? रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन। इसी तरह अब वेंट्रिकुलर फिलिंग, ये जो फिफ्थ है, वेंट्रिकुलर फिलिंग के भी 2 पार्ट्स हैं। इसमें आप, अगर आपको स्लाइड्स अगर भूल गई है तो मैं वापस उस पर चला जाता हूँ। ये देखो, ये पढ़ो जरा, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, तो फिर इसके भी 2 पार्ट्स हुए और इस तरह हमारे 7 फेजेस पूरे हो गए। तो वेंट्रिकुलर फिलिंग में रैपिड भी है, उसके बाद स्लो भी है। वेंट्रिकुलर फिलिंग में जरा आप खुद गौर करो कि फिलिंग हो रही है, सिर्फ ब्लड रिसीव करना है, तो कौन सा वेल्व ओपन होना चाहिए? तो ऑब्वियसली जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है वो ओपन होना चाहिए। देख लो, देख लो यहाँ पे कौन सा वेल्व ओपन है, देखो जरा, एवी वेल्व ओपन है। ठीक है, ये देखो, ये आपका एवी वेल्व ओपन है। ठीक है, ये एवी वेल्व जो है ये अब आपका ओपन हुआ हुआ है, किसमें? वेंट्रिकुलर फिलिंग में। ठीक है, सो वेंट्रिकुलर फिलिंग में आपका एवी वेल्व ओपन है, लेकिन सेमिल्यूनर क्लोज्ड लिखे हुए हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। वेंट्रिकुलर्स जो हैं, वेंट्रिकल्स देखो रिलैक्स हैं, रिलैक्स हैं तो ही तो ब्लड रिसीव कर पा रहे हैं, तो ही तो उनमें जगह बची है रिसीव करने की। वेंट्रिकुलर पैसिवली फिल विद अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ देयर फाइनल वॉल्यूम। देख लो अब यहाँ पे, ये वही वाली बात है, वेंट्रिकल 70% जो ब्लड है
वो पैसिवली ही बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही रिसीव कर लेते हैं, उसमें एट्रियल सिस्टली की जरूरत ही नहीं पड़ती। एट्रियल सिस्टली सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग 30% को फिल करने के लिए है, रिमेनिंग 30% को वेंट्रिकल्स में फेंकने के लिए, वेंट्रिकल्स को फिल करने के लिए इस्तेमाल होती है बस। ठीक है, तो फिर जो रैपिड फिलिंग है वो पहली, जो पैसिवली, रैपिड फिलिंग हमेशा पैसिव होगी, और जो स्लो फिलिंग होगी वो हमेशा, उसको याद रखिएगा, वो आपकी हमेशा एट्रियल सिस्टली की वजह से होगी। ठीक है, एट्रिया एक्सपैंड एंड आर फिलिंग, बस ठीक है। नीचे आप देख लीजिए वही वाली सारी बातें। एवी वेल्स जो है वो बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। कब क्लोज हो जाएंगे? जब वो पूरा ब्लड वेंट्रिकल में फेंक देंगे, एट्रिया खाली हो जाएंगे। एट्रिया खाली होंगे तो एवी वेल्व बंद हो जाएगा। एट्रिया खाली होंगे तो उनमें रिलैक्सेशन आ जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएंगे तो इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा से ब्लड को रिसीव कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब है? एट्रियल डायस्टली शुरू हो जाएगी। जितनी देर एट्रियल डायस्टली रहेगी उतनी देर वेंट्रिकल को जो ब्लड रिसीव हुआ है फ्रॉम एट्रिया वो आगे कॉन्ट्रैक्ट कर देगा उतनी देर। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली योर कार्डियक साइकिल। बात करेंगे अब जुगुलर वेनस प्रेशर या जुगुलर वेनस जो पल्स है उससे जो वेव्स जनरेट होती हैं, जैसे हम ईसीजी से वेव्स जनरेट करते हैं, इसी तरह उससे जो हम वेव्स जनरेट करते हैं उन वेव्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, उन वेव्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो वेव्स कैसे बनती हैं। ये देख लो ए, सी और वी, हमने ना दो डिवीजन्स की हुई हैं, दो तरह से इस वेव को डिवाइड किया हुआ है। हमने कहा है कि वेव में 3 अपवर्ड डिफ्लेक्शंस होती हैं, 3 कन्वेक्सिटीज होती हैं वेव की, और 3 कंकेविटीज होती हैं। 3 जगहों पे वेव नीचे की तरफ मूव करती है। देखो ए, देखो अपवर्ड डिफ्लेक्शन, सी देखो अपवर्ड डिफ्लेक्शन, वी देखो अपवर्ड डिफ्लेक्शन। वेव ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है? हमने जब जुगुलर वेनस पल्स की वेव जनरेट की है तो हमें ये वेव मिली है, ये वेव नजर आई है। ठीक है, इसी तरह आप ईसीजी की भी वेव्स देखते हो ना, जब हम उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ईसीजी लेते हैं, तो इस तरह वेव्स आती हैं। इसी तरह ये हमने जुगुलर की वेव ली हुई है। तो हमने ये कहा कि जुगुलर की जब हम वेव बनाते हैं तो 3 जगहों पे जुगुलर की वेव ऊपर की तरफ जाती है, अपवर्ड डिफ्लेक्ट करती है, जो जिनको हमने नाम दिया ए, सी और वी का। ए को हम ये कहते हैं कि ए वेव तब आती है जब एट्रियल सिस्टली होती है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ऑब्वियसली जुगुलर वेन का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी तो जुगुलर वेन जो है वो खाली तो हो नहीं सकेगी राइट हार्ट में, क्योंकि जो सुपीरियर वेना केवा है वो अपने आप को एट्रिया में ब्लड खाली नहीं कर सकता, क्योंकि एट्रिया उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो फिर ब्लड थोड़ा सा रीगर्जिटेट करता है वापस सुपीरियर वेना केवा में। वो जब सुपीरियर वेना केवा में वापस रीगर्जिटेट करेगा तो ऑब्वियसली जुगुलर वेन का भी प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि वो भी तो सुपीरियर वेना केवा में ही ड्रेन हो रही है। उसका जब प्रेशर बढ़ेगा तो आप देख लें अपवर्ड डिफ्लेक्शन आएगी। इसलिए ए जो है वो डिनोट करता है अपवर्ड डिफ्लेक्शन इन दिस जुगुलर वेनस वेव। अच्छा, उसके बाद ये सी देख लो, सी क्यों ऊपर गया? सी इसलिए ऊपर गया जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन की, उसकी वजह से जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व था विच वॉज बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, उसके बीच में जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो ट्राइकस्पिड वाल्व थोड़ा सा पुश होगा एट्रिया के अंदर। जब वो एट्रिया के अंदर पुश होगा तो एट्रियल प्रेशर बढ़ाएगा। एट्रियल का प्रेशर बढ़ेगा तो वो एक वेव जनरेट करेगा प्रेशर की, जो फिर सुपीरियर वेना केवा में जाएगी, जुगुलर में जाएगी, और जुगुलर में प्रेशर फिर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड फिर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सी वेव आएगी, अपवर्ड डिफ्लेक्शन, which denotes ventricular contraction। एट्रिया ए क्या डिनोट कर रहा था? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सी क्या कर रहा था? सी क्या कर रहा था? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो पुश हो रहा है अंदर की तरफ, किसमें? एट्रिया में, और उसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा है आपकी जुगुलर वेन का, और फिर अपवर्ड डिफ्लेक्शन आ रही है। तो हमने ए वेव की बात कर ली। हमने कहा कि ए वेव क्यों आया था? क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, इसलिए अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हुआ था, जिसने जुगुलर वेनस प्रेशर इंक्रीज किया था, और फिर अपवर्ड डिफ्लेक्शन। दूसरी बात हमने क्या की? सी का हमने ये कहा था कि सी इस वजह से रिस्पॉन्ड करेगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और ट्राइकस्पिड वाल्व एट्रिया में पुश होंगे और एट्रियल प्रेशर बढ़ा देंगे, और फिर वो अल्टीमेटली जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ा देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली सुपीरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
फिर हम अब बात करेंगे वी वेव की। वी वेव की बात ये करेंगे कि वी वेव में कब होगा, वी वेव तब बनेगी जब एट्रिया में एट्रिया पूरे का पूरा ब्लड रिसीव कर लेगा, जब एट द एंड ऑफ डायस्टली ऑफ एट्रिया, जब एट्रिया में पूरा ब्लड रिसीव हो जाएगा फ्रॉम सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, तो सुपीरियर वेना केवा और ब्लड उसमें नहीं फेंक सकेगी, और ब्लड जब नहीं फेंक सकेगी तो सुपीरियर वेना केवा में ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एंगॉर्जमेंट हो जाएगी वेसल की। जब वहां पे एंगॉर्जमेंट हो जाएगी तो ऑब्वियसली फिर दोबारा सुपीरियर वेना केवा का प्रेशर बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली जुगुलर वेनस प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और फिर इसलिए वी वेव की भी अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। ये सीधी सी बात है ना, ब्लड जब एट्रिया में वो ड्रेन कर रहा है तो प्रेशर कम से कम रहेगा, लेकिन अगर ब्लड उसमें ड्रेन नहीं कर पा रहा और ब्लड रुक गया है, देखें ब्लड जितना ड्रेन हो सकता था एट्रिया में ड्रेन हो गया, अब बाकी जो ब्लड है, अब एट्रिया कह रहा है मेरे पास और जगह नहीं है, मुझे और ब्लड मत दो, तो ब्लड वापस रुकना शुरू हो जाएगा सुपीरियर वेना केवा में। जब ब्लड वापस सुपीरियर वेना केवा में रुकना शुरू हो जाएगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इतनी देर में एट्रिया अपना ब्लड वेंट्रिकल को दे देगा, एट्रिया फिर खाली हो जाएगा, फिर सुपीरियर वेना केवा जो है वो ब्लड वापस फेंक देगी एट्रिया में। तब जब वो वापस फेंकेगी तब कोई वी वेव नहीं बनेगी, लेकिन जब फिर दोबारा एट्रिया भर जाएगा फिर वी वेव बन जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर एंगॉर्जमेंट हो जाएगी वेसल की, फिर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा सुपीरियर वेना केवा में। ठीक है, तो हमने अभी अपवर्ड डिफ्लेक्शन की बात की है। अपवर्ड डिफ्लेक्शन किस किस में है? ए, सी एंड वी में। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ये ए के बाद देखें एकदम डिफ्लेक्ट हो रहा है, ए ऊपर जा रहा है और ए के बाद एकदम नीचे जा रही है वेव, ये डाउनवर्ड, पहली डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। इसको हम एक्स डिसेंट का नाम भी देते हैं, यहां पे उन्होंने नहीं शो किया। ए के बाद ये जो नीचे की तरफ ये जो कंकेविटी गई है, नीचे की तरफ ये जो एक खड्डा बना है, ये जो खड्डा बनेगा इसको हम, इस डिसेंट को कहेंगे हम एक्स डिसेंट। तो एक्स डिसेंट इस वजह से बनेगा क्योंकि ये ए वेव के बाद बन रहा है। तो ए वेव क्या हो रहा था? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उसके बाद एट्रिया में क्या होना है? प्रेशर ड्रॉप होना है, एट्रियल रिलैक्सेशन हो रही है, और एट्रियल रिलैक्सेशन होने के बाद एट्रिया ने ब्लड रिसीव करना है, इसलिए एट्रिया में जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगी। तो ए की एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद देख रहे हो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ रही है, देख रहे हो। उसके बाद देखो सी के बाद, देखो दोबारा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ रही है। सी में क्या हो रहा था? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, उसके बाद फिर दोबारा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आ रही है। इसको भी हम एक्स डिसेंट कहते हैं। कुछ बुक्स में सी के बाद जो डिफ्लेक्शन होती है उसको भी हम एक्स डिसेंट कहते हैं। हम कहते हैं दो एक्स डिसेंट होते हैं, एक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद, एक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बाद। फिर एक वाई डिसेंट है, ये हमारी आखिरी बात है। वाई डिसेंट जो है वो उस वक्त बनता है जब रैपिड एम्पटिंग होती है एट्रियम की इनटू वेंट्रिकल। ठीक है, जब ट्राइकस्पिड वेल्व ओपन हो जाएगा। वी में हमने क्या कहा था कि वी हमारा क्या शो करता है? वी हमारा शो करता था एट्रियल फिलिंग, जिसमें एट्रिया फिल हो रहा था, और एट्रिया ने फिल होने के बाद फिर मैंने अभी आपको सारी बात समझाई थी, एट्रिया फिल हो गया और उसके बाद फिर सुपीरियर वेना केवा का प्रेशर इंक्रीज हो गया बिकॉज वो और ब्लड ड्रेन नहीं कर सकता एट्रिया में। वी के बाद फिर देख रहे हो नीचे एक डिसेंट आ रहा है, फिर एकदम वेव नीचे जा रही है। ये इसलिए जा रही है क्योंकि वो जो एट्रिया जो है, जो फिल हुआ था वी वेव के बाद, अब वो एट्रिया ने सारा ब्लड दे दिया वेंट्रिकल को। जब एट्रिया ने सारा ब्लड वेंट्रिकल को दे देगा तो फिर वेनस फिलिंग खत्म हो जाएगी, एट्रियल फिलिंग खत्म हो जाएगी, एट्रियल प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, और वी वेव के बाद एकदम दोबारा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगी, और उस डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को हम वाई डिसेंट कहते हैं। ओके जी, हमारा लेक्चर खत्म होता है। कोई क्वेश्चंस होंगे तो फिर मैं अभी क्लास में एड्रेस कर दूंगा। थैंक यू।